हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल मयूर ऑनलाइन क्लासेस में। तो भाई आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके क्लास 12 का 12वां चैप्टर प्रकाश की प्रकृति, या हम कह सकते हैं वेव ऑप्टिक्स। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हाइगेंस का सिद्धांत हमने पढ़ लिया था। हाइगेंस के सिद्धांत के अलावा हमने कुछ और चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे परावर्तन की व्याख्या कर दी थी हाइगेंस का सिद्धांत। मतलब ये पूरी मैंने आपको कहानी सुनाई थी प्रीवियस वीडियो के अंदर, आपने ये सारा कुछ देखा होगा कि प्रकाश क्या चीज है वास्तव में। ये न्यूटन ने तो बताया था कि कण है, इसमें कणिकावाद का सिद्धांत था। हाइगेंस ने क्या बताया कि प्रकाश तरंग है। उसके लिए हाइगेंस का आपके जो जो ये देखते तरंगाग्र का सिद्धांत है वो हमने पढ़ा कि किसी भी तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की बात व्यवहार करता है, और उस नवीन स्रोत से क्या निकलती है, तरंगिकाएं निकलती है, और इन तरंगिकाओं की अगर दिशा में स्पर्श रेखा खींच देते हैं तो आपको एक और ये नया तरंगाग्र मिल जाता है, और प्रकाश इसी के रूप में आगे बढ़ता है। हाइगेंस ने ऐसा कहा, लेकिन लोगों ने उस समय माना नहीं। लेकिन जब वैज्ञानिक यंग आए, जो हमारे इसी चैप्टर में आगे आएंगे थोड़े, उन्होंने क्या किया, प्रकाश की इस तरंग प्रकृति की जो यानी व्याख्या है, जो प्रकाश का व्यतिकरण है, उसकी व्याख्या हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर कर दी। तो बाद में प्रकाश को तरंग मान लिया गया और हाइगेंस के सिद्धांत को सही माना गया। मतलब जो अगर प्रकाश की तरंग यानी प्रकाश तरंग है, इसका पहला सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। उसी के बारे में हमने पढ़ा है और हमने देखा कि हाइगेंस का सिद्धांत परावर्तन और अपवर्तन की सफलतापूर्वक व्याख्या भी करता है, जिसके हमारे 2 लेक्चर हमने पहले अपलोड करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यतिकरण। क्या है व्यतिकरण? तो अब आपको साथ के साथ वीडियो के अंदर नोट्स नहीं लिखवाएंगे, आपको नोट्स की पीडीएफ भेज देंगे बना के, है ना। तो आप ये सर से कांटेक्ट कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना अपना नंबर, या फिर आप ये सर से हमारे जो वेतवाड़ सर है सर उससे आप कांटेक्ट कर लेना, है ना। अब देखो भाई व्यतिकरण, व्यतिकरण का मतलब इंटरफेरेंस, है ना। इंटरफेरेंस इसको बोलते हैं, इंटरफेरेंस। तो भाई ये वास्तव में बिल्कुल यानी अलग ही प्रकार की घटना है। मतलब हमें आम जीवन में ये शायद ये हमें कभी भी देखने को नहीं मिलती, या अगर देखने को मिलती है तब इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसको कुछ खास कंडीशन में करवानी पड़ती है, अपने आप हो जाती है। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो क्या आपने कई अभिक्रियाएं तो अपने आप हो जाती है, कई अभिक्रिया में तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर करवानी पड़ती है। बिल्कुल वही वाली कहानी यहाँ पर है कि जो व्यतिकरण है, ये व्यतिकरण यानी कि मतलब कुछ खास परिस्थितियों के अंदर ही ये घटना प्रकाश प्रदर्शित करता है। और इस घटना को समझना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, और इसका यूजफुल बहुत ही शानदार है। मतलब कई आपकी जो मॉडर्न फिजिक्स की कमियां हैं वो इसको समझने के बाद में क्लियर हो जाती है ना। वो आपको सर आगे बताएंगे इसके यूज क्या है, इसके यूज के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा देते हैं, इसलिए पूरा हमें समझ में आए, है ना। तो ये हम पढ़ने से पहले एक टॉपिक पढ़ते हैं, कलासमन स्रोत। कलासमन स्रोत, कलासमन स्रोत, इसको भाई करते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, कोहेरेंट। अब ये कलासमन स्रोत क्या चीज है? कलासमन स्रोत ये है कि अध्यारोपण करने वाली 2 तरंगों के मध्य अगर कला समय के साथ नियत रहती है तो वो स्रोत कलासमन स्रोत कहलाता है। या 2 प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित तरंगों के मध्य यदि कलांतर समय के साथ नियत रहता है या फिर कला समय के साथ नियत रहती है तो वो दोनों स्रोत कलासमन स्रोत कहलाते हैं। अब देखो ये क्या चीज है, अभी समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, पूरा समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी इसमें ना। व्यतिकरण अगर हमें करवाना है ना, जैसे हम परावर्तन अपवर्तन देखते हैं प्रकाश की तरंग, या आप वर्ल्ड विक्षेपण का उदाहरण देते हैं। वर्ल्ड विक्षेपण में क्या होता है, जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों की पट्टी गुजरता है। तो वो 7 रंगों की पट्टी क्या है वास्तव में, वो वर्ल्ड विक्षेपण या प्रकाश का स्पेक्ट्रम है। तो हमें वैसे व्यतिकरण स्पेक्ट्रम भी यहाँ पर बनाना होगा, लेकिन व्यतिकरण करवाने के लिए हमें कम से कम 2 तरंगें चाहिए। जब एक तरंग और दूसरी तरंग जब ये दोनों आपस में मिल जाती तो एक नई तरंग बनती, जो इससे ज्यादा शक्तिशाली होती है 200 से, है ना। किस प्रकार से क्या ये सारा कुछ आगे बढ़ती है ना। ये तरंग और ये तरंग दोनों तरंगें आपस में मिल जाती है तो एक नई तरंग बनती है। तो ये दोनों मिलकर नई तरंग कब बनेगी और व्यतिकरण कब होगा? जब दोनों स्रोत कलासमन स्रोत हो। क्या हो गया कलासमन स्रोत? अब देखो कलासमन स्रोत क्या है कि जैसे ये कोई आपका प्रकाश स्रोत है और एक ये स्रोत है। मान लो इसने अभी तरंग उत्सर्जित कर दी और इसने अभी नहीं की, तो और ये तरंग यहां पहुंच चुकी,
अब ये तरंग उत्सर्जित कर रहा है, तो ये तरंग इस तरंग से, मतलब ये तरंग जब यहाँ पहुंचेगी तब ये तरंग निकल चुकी है और दोनों तरंगे आपस में कभी भी जुड़ नहीं पाएंगे। तो वास्तव में कलासंबद्ध स्रोतों का मतलब ये है कि दोनों स्रोतों से दोनों तरंगे एक साथ निकलने चाहिए और एक साथ वहां पर जिस बिंदु पर हमें व्यतिकरण देखना है ना, उस बिंदु पर दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए। ये कलासंबद्ध स्रोत का वास्तव में मीनिंग है। क्या ये बात नहीं समझ आएगी थोड़ी बहुत? मतलब व्यतिकरण करवाने के लिए दो तरंगों को आपस में मिलाना जरूरी। दो तरंगे तब मिलेगी जब स्रोत से उत्सर्जित तरंगे एक साथ वहां पहुंचे, है ना। अब देखो, अब काम कीजिए सबसे, दो स्रोत कलासंबद्ध, दो स्वतंत्र स्रोत जो है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर जैसे मान लो इस कमरे के अंदर में एक बल्ब इस दीवार पर लगा दिया, एक बल्ब पे इस दीवार पर लगा, दोनों बल्बों को एक साथ चलाया, उससे भी प्रकाश निकला, इससे भी प्रकाश निकला और दोनों का प्रकाश वास्तव में तरंगे प्रकाश तो दोनों तरंगे मिली इस कमरे के बीच में, तो हमें व्यतिकरण दिखाई क्यों नहीं दिया? हमें व्यतिकरण दिखाई क्यों नहीं दिया? ऐसा यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? हमें व्यतिकरण दिखना चाहिए। व्यतिकरण क्या चीज है थोड़ा बहुत आपको आगे बताएंगे, है ना। पूरा अच्छे से समझाऊंगा, पेट करूंगा, चिंता नहीं करें। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को स्किप नहीं करें, बराबर देखते रहे, पूरा चैप्टर एकदम आपके क्लियर होगा अच्छे से, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ तो देखो क्या कि जो स्वतंत्र जो स्रोत हैं वो कलासंबद्ध स्रोत क्यों नहीं होते, वो कलासंबद्ध स्रोत क्यों नहीं होते ये हमें बताना है ना। तो उससे पहले जब दो तरंगों का व्यतिकरण होता है ना, तो कुछ इस प्रकार का स्पेक्ट्रम मिलता है। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ बना के यहाँ पर, ये देखो जैसे कुछ इस टाइप। अब देखो जहां पर ये लाइनें बनी है इसे तो बोलते हैं काली फ्रेंच। आपको थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान दे रहा हूं, हालांकि आगे सारा कुछ समझेंगे, थोड़ा आपको फील आए शुरू से। इसको बोलते हैं चमकीली फ्रेंच, चमकीली फ्रेंच बोलते हैं। अब देखो व्यतिकरण में क्या होता है, दो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला। व्यवहारिक जीवन में आपके अनुसार क्या होना चाहिए? अगर मैं इस कमरे के अंदर एक बल्ब वहां लगा दूं, एक बल्ब यहाँ लगा दूं और दोनों स्रोत कला संबंध है, मान लो दोनों स्रोत क्या है, कला संबंध है, तो आप क्या इस चीज से एक्सपेक्ट करते हो कि क्या होना चाहिए? इस कमरे के अंदर प्रकाश ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि प्रकाश ज्यादा होने के बजाय इसमें चमकीली और काली पट्टियां बन जाएगी पूरे कमरे। मतलब कुछ जगह तो ऐसी होगी, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ पर तो प्रकाश बिल्कुल भी नहीं होगा, और जब यहाँ होगा तो यहाँ प्रकाश बहुत ज्यादा होगा, या वापस आऊंगा तो वापस बिल्कुल भी प्रकाश नहीं होगा। मतलब एक चीज सोचो कि ऐसा ये वाकई में बहुत शानदार या चमत्कारी घटना है। अगर आप ध्यान से इसको देखोगे अपने आप को इसमें, यानी इस प्रकार इसको इमेजिन करो आप अपने दिमाग के अंदर, आप जिस कमरे में बैठ कर पढ़ रहे हो वहां पर, खेत में तो बैठ कर नहीं पढ़ रहे हो ना, खेत में तो कमरे में चले जाए इसको समझने के लिए। तो यहाँ एक बल्ब लग गया, एक बल्ब यहाँ लग गया, दोनों से प्रकाश निकला, होना क्या चाहिए? पूरे कमरे में रोशनी होनी चाहिए। जबकि हुआ क्या, अगर वो दोनों स्रोत कलासंबद्ध स्रोत है ना, तो वहां पर इस कमरे के अंदर ऐसी चमकीली और काली पट्टियां बन जाएगी जोड़े जोड़े, मतलब ऐसी पट्टी बन गई है, और ये इस पूरी पट्टी में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं, मतलब अंधेरा है, और यहाँ वापस उजाला होगा, यहाँ वापस अंधेरा, यहाँ वापस उजाला। मतलब एक बार अंधेरा तो एक बार उजाला, एक बार अंधेरा तो एक बार उजाला। इसको इमेजिन करो, इसको अपने कमरे में। तो ये जो घटना है ना, ये वास्तव में रियल लाइफ में या आमतौर पर हमें देखने को नहीं मिलती है। इस घटना को हमें करवाना पड़ता है। आप इसको घर पे करके भी देख सकते हो, इसका मैं आपको तरीका आगे बताऊंगा, है ना। तो व्यतिकरण वास्तव में समझ में आया ना, होता क्या है वास्तव में चीज। तो व्यतिकरण के लिए हमें क्या चाहिए? कलासंबद्ध स्रोत चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो ऐसा प्रतिरूप दिखाई नहीं देगा। प्रतिरूप का मतलब स्पेक्ट्रम है ना। और इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इसको हम डिटेल से समझेंगे, और इसको समझने के बाद में इसके यूज जो है वो वाकई में बहुत ही शानदार और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके सब ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का, वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। कई चीजें जो याद करना सीख जाओगे आप, है ना। अब देखो तो ये व्यतिकरण स्पेक्ट्रम है। तो कलासंबद्ध स्रोत क्यों होना चाहिए?
क्योंकि कला समस्रोत नहीं होंगे तो दोनों तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर नहीं पहुंचे और वहां पर उनका अध्यारोपण नहीं होगा, व्यतिकरण पत्र रूपों में दिखाई नहीं देगा और ये नॉर्मल जैसा हमें कमरे में रोशनी दिखाई देती है वैसी रोशनी दिखाई देती है। अब जो हमारे जो बल्ब है वो बल्ब कला समस्रोत नहीं होते। अब जब वो कला समस्रोत नहीं है तो वहां पर हमें इस कमरे में व्यतिकरण पत्र रूपित कभी भी अपने घर में या कहीं पर भी दिखाई देता नहीं। अगर वो दोनों कला समस्रोत होते तो हमें हर जगह ऐसा पत्र दिखाई देता। मतलब ये आम जीवन में होने वाली घटना नहीं, इसको कुछ खास परिस्थितियों में करवाना पड़ता है। अब करवाने के लिए क्या चाहिए? कला समस्रोत। अब ये सवाल, आपका जो बल्ब है वो कला समस्रोत क्यों नहीं? दो बल्ब लगाए आप, वो कला समस्रोत क्यों नहीं है? ये सबसे विशेष मुद्दा है, ये समझने की बात चीज है। अब देखो क्या आपको जो मैंने परमाणु वाला चैप्टर पढ़ाया था तब मुझे एक चीज बताओ, आप सबसे पहले कौन सी श्रेणी पकड़ में आए थे विज्ञान को? बामर श्रेणी मैंने बताया था क्लास में, क्योंकि दृश्य प्रकाश में आती नहीं आती बामर श्रेणी, ये दृश्य प्रकाश में आती। बामर श्रेणी मतलब, बामर श्रेणी का मतलब है पहली डायमंड, दूसरी बामर, तीसरी पांचन, कुंड और ब्रैकेट जो भी 5 है ना, तो बामर श्रेणी दूसरे नंबर पर आती है। मतलब इससे क्या समझे आप कि जैसे ये कक्षा है वो n बराबर 1 वाई, ये n बराबर 2 वाई और ये n बराबर 3 वाई। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस कक्षा से इसमें, इससे इसमें, ऊपर वाले से इसमें, मतलब किसी भी कक्षा से दूसरी कक्षा में है तो हमेशा वो क्या करता है, हम जानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब अगर इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में आता है तब वो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से इस कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है और इसमें उत्सर्जन करता है। ये चीज तो समझ आती है, परमाणु वाला चैप्टर में अच्छे से मैंने आपको बता दिया था। अब देखो यहाँ पर अब जब कोई इलेक्ट्रॉन तीसरी से दूसरी कक्षा में आया तो उसको ऊर्जा उत्सर्जित की, और ये जो तरंग इसने उत्सर्जित करेगा, इस तरंग की तरंग दैर्ध्य जो है वो आपके कितनी, वो आपके हैं 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच। ये मैंने प्रूव करके परमाणु वाला चैप्टर बताया था, आप ऐसा करके भी देख सकते हैं। इसलिए पूरा मैं आपको एकदम बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ डिटेल से। अब ये आपको बताया, ये अगर तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की हो ना तो वो होता है प्रकाश, और हमारी आंखों से प्रकाश को देखा जा सकता है। ये चीज तो बताया ना, हम आंखों से प्रकाश को देख सकते हैं, बाकी तरंगों को देख नहीं सकते। अब देखो इसमें n बराबर 1, 2 और 3। अब 3 से 2 में आया तो इसमें ऊर्जा उत्सर्जित करेगी। अब ये जो तरंग है यही प्रकाश, क्या है ये? प्रकाश। अब आपका जो बल्ब है, अब वास्तव में आपका जो बल्ब है, इस बल्ब का एक परमाणु ले लेते हैं। ये आपका बल्ब, ये आपका बल्ब, और एक आपने बल्ब यहाँ रख दिया, और आप चाहते हो कि अध्यारोपण हो, है ना? इसका एक परमाणु ले लेते हैं। इस परमाणु की ये तीसरी और दूसरी कक्षा में, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया और इसमें तरंग उत्सर्जित करें, ठीक है? इसमें भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इसमें तरंग उत्सर्जित करें। लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 2 है, n बराबर 3 से 2 में आएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कब आएगा ये किसी को पता नहीं है। मतलब इसके हम कैलकुलेशन नहीं दे सकते कि ये कब होगा, ये रैंडम प्रक्रिया होगा, है ना? मॉडर्न इसके क्वांटम फिजिक्स के नियम है ऐसा। ये वास्तव में क्या है, एक प्रकार की रैंडम प्रक्रिया। मतलब इलेक्ट्रॉन की इच्छा पर, इलेक्ट्रॉन की इच्छा पर निर्भर करता है कि इलेक्ट्रॉन आएगा कभी। मतलब इस तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण कब करेगा ये कोई नहीं बता। ये अभी कर जाए और कई सेकंड तक, और कई प्रकार कई मिनट तक नहीं करे, ये भी इसके अंदर हो सकता है ना? तो इसके अंदर वास्तव में क्या चीज है कि जैसे इस बल्ब का किसी परमाणु ने संक्रमण किया n बराबर 3 से 2 में, वो तरंग उत्सर्जित करेगी। इसके भी किसी परमाणु ने n बराबर 3 से 2 में संक्रमण किया, वो तरंग उत्सर्जित करेगी, है ना? तो ये दो तरंगे, ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों परमाणु एक साथ तरंगे उत्सर्जित करें। अगर एक साथ दोनों तरंगे उत्सर्जित करते हैं परमानेंटली, तब तो क्या होगा, एक बिंदु पर पहुंचने वाली तरंगे एक साथ पहुंचेंगी और व्यतिकरण पत्रों में दिखाई देगा। क्या ये वाली चीज तो समझ आएगी? व्यतिकरण पत्रों में दिखाई देगा, लेकिन ये दोनों परमाणु एक साथ तरंगों का उत्सर्जन नहीं करते।
अगर कोई तरंग जुड़ भी गई, मान लो बीच में एक साथ हो गया, ऐसा हो रहा है कि हजारों करोड़ों परमाणु, तो वो 1 सेकंड से भी हजारों सेकंड की व्यतिकरण पत्रों बन के खत्म हो जाते हैं, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अगर परमानेंटली हमें स्थायी अगर व्यतिकरण पत्रों प्राप्त करना है तो ये जरूरी है कि ये वाला परमाणु लगातार तरंगें उत्सर्जित करे और वो दोनों तरंगें आपस में अध्यारोपित हो, व्यतिकरण पत्रों को हमें स्थायी प्राप्त हो, जिसको हम आराम से देख सके, एनालिसिस कर सके। क्या ये बात ये समझ में आई? मतलब कलासमान स्रोत होना बहुत ही जरूरी है व्यतिकरण के लिए, इसलिए इसमें इतना टाइम लगाया हमने। कलासमान स्रोत, इसको समझे बिना व्यतिकरण को आसानी से यानी पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। क्या ये बात अच्छे से समझ में आई? मतलब दो स्रोत, अगर हमें व्यतिकरण प्रकाश के व्यतिकरण अगर हमें देखना है और व्यतिकरण करवाना है, तो जो दो स्रोत हम काम में ले रहे हैं जिससे तरंगें निकलेगी, जुड़ेगी, वो दोनों स्रोत कलासमान स्रोत होने चाहिए, अन्यथा व्यतिकरण पत्रों प्राप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? या दो स्वतंत्र जो स्रोत है वो कलासमान स्रोत क्यों नहीं होते, हमारे मतलब से ऐसा क्यों नहीं होता है, व्यतिकरण पत्रों क्यों नहीं दिखाई देता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है ना, अच्छे से समझ में आई होगी। तो वास्तव में दो स्वतंत्र कलासमान स्रोत है, दो स्वतंत्र स्रोत कलासमान स्रोत क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रत्येक स्रोत की कला में 10 की घात -8 सेकंड के अंदर आकस्मिक रूप से परिवर्तन होता है ना। मतलब ये जो मैंने कार्य समझाई थी, ये पूरी यही है, ये बस अगर बोर्ड में आ जाए तो इस प्रकार आप लिख देना, पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना। अब देखो कलासमान स्रोत प्राप्त करने की विधियां क्या है, कैसे प्राप्त करें कलासमान स्रोत, तो इनके नाम लिख लेंगे और ये ज्यादा काम करेंगे। कलासमान स्रोत प्राप्त करने की विधि, प्राप्त करने की विधि, कलासमान स्रोत प्राप्त करने की विधि। तो देखो इसमें जो पहली विधि है वो है आपकी आयाम विभाजन द्वारा, आयाम विभाजन द्वारा। तो इसमें आयाम विभाजन द्वारा के अंदर जो इसका जो ए पार्ट है वो है आपके पतली फिल्म द्वारा अपवर्तन, पतली फिल्म द्वारा अपवर्तन। ये टॉपिक आपकी बीएससी के अंदर आएगा, पतली फिल्म द्वारा अपवर्तन। और जो एक आपका है वो है आपका न्यूटन वलय, न्यूटन वलय। एक होती है आपकी तरंगाग्र विभाजन द्वारा, तरंगाग्र विभाजन द्वारा। तो तरंगाग्र विभाजन द्वारा इसके अंदर जो पहली विधि है वो है आपकी यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ये अगर नाम लिख रहा हूं ना, इस प्रकार बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, तो इसमें कोई हेडेक नहीं वाले आपको क्या है क्या नहीं। ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, क्योंकि इससे कई पढ़ने क्लियर होता है ना। और पूरा मैं समझाऊंगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, धीरे धीरे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। द्विस्लिट प्रयोग एक आपका इसमें होता है लोयड दर्पण, लोयड दर्पण। और एक आपका जो होता है इसके वो होता है इसके अंदर एक फ्रेनेल द्विपरिजन, फ्रेनेल द्विपरिजन। मतलब कलासमान स्रोत प्राप्त करने की कई विधियां अब तो कई विधियां हैं। ये यंग वाले लगभग पहली विधि थी जिसे कलासमान स्रोत प्राप्त हुए थे, व्यतिकरण पत्रों पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा। अब देखो एक इसके अलावा होती है अलग से आपने, जैसे ये होगी दूसरी, इसके बाद एक तीसरी हो जाती है माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन व्यतिकरण मापी। ये केवल नाम है, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे, ज्यादा काम के नहीं व्यतिकरण मापी। और एक और होता है चौथा, वो है तो समान प्रकार के लेजर स्रोत, वो भी कलासमान स्रोत हो सकते हैं, लेजर स्रोत, उनसे व्यतिकरण पत्रों सबसे आसानी से। आजकल वैज्ञानिक ज्यादातर यही तरीका में लेते हैं, लेजर स्रोत द्वारा व्यतिकरण पत्रों प्राप्त करने के लिए, है ना। अब इससे आगे देखो भाई, अब इससे आगे आपको कलासमान स्रोत प्राप्त करने की विधियां वगैरह, ये केवल फॉर्मेलिटीज है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना। अगर याद हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती तो हो सकता है 1 नंबर का सवाल आ जाए, आने के चांसेस बहुत, किताब में दी हुई है इसलिए लिखवाई है ना। अब देखो भाई, अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। उससे पहले एक है अध्यारोपण का सिद्धांत, वो भी एक बार देख लेते हैं पहले थोड़ा सा, बाद में बीच में नहीं देखेंगे। अध्यारोपण का सिद्धांत ये मैंने आपको क्लास के अंदर हालांकि अच्छे से बताया था मैंने। अध्यारोपण का सिद्धांत कूलाम वाले टॉपिक में एक बार दोबारा से बता रहा हूँ, इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखो भाई ये सुपरपोजिशन है क्या चीज़ वास्तव में, मतलब है ना,
वास्तव में अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या मतलब है? अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब है कि कई सदिशों को एक साथ जोड़ना। कई सदिशों को एक साथ जोड़ने का मतलब क्या है? जैसे ये आपका कोई मान लो, इसको आवेश से समझते हैं हम, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। Q1 Q2 Q3 ये 3 है आपके ना। इसने इसके ऊपर बल लगाया, इसके ऊपर बल लगाया, या इस आवेश ने इस पे बल लगाया, इसने इस पे बल लगाया और इसने इस पे बल लगाया। तो इस पे टोटल बल कितने लगे? देखो F1 F2 F3। तो इस पे नेट बल कितना लगा? तो नेट बल जो है ना F नेट, वो होगा F1 प्लस F2 प्लस F3। ये गलत है, ये बल नहीं होगा, ये नहीं होगा। कौन सा बल होगा फिर? तो फिर ये होगा F नेट वेक्टर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये नेट बल होगा। मतलब इसके ऊपर अगर आपको टोटल बल निकालना है तो आप नॉर्मली उनको जोड़ नहीं सकते, आपको सदिशों के नियमों के आधार पर ही जोड़ना होगा। इसको हल करने का क्या तरीका मैंने बताया था? 3 सदिश हो तो वो फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? R बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या F नेट बराबर 2ab कोस थीटा, या F नेट बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा का रूट, है ना। ये वाला फॉर्मूला याद करो। कौन सा? ये समांतर चतुर्भुज का नियम वाला F1 F2 2F1 F2 कोस थीटा, 2F1 F2 कोस थीटा का अंडरूट, देखो, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो ये वाला फॉर्मूला कितनी बार लगेगा? तो पहले F2 और F1 इन दोनों को हल कर लो। इन दोनों को हल करेंगे तो एक सदिश बनेगा, और अब एक और एक दो, इन दोनों को दोबारा से फॉर्मूला लगा के हल कर लेंगे। यही वास्तव में अध्यारोपण का सिद्धांत है। मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत का मतलब क्या है कि अगर आपको 2 सदिशों को जोड़ना है ना, या अगर आपको 2 सदिशों को या बहुत सारे सदिशों को जोड़ना है, तो हर बार आप 2 सदिश को जोड़ो, नया सदिश मिलेगा, उस नए सदिश को किसी और सदिश के साथ जोड़ो, फिर नया सदिश मिलेगा, इस प्रकार जोड़ते जाओ। लास्ट में जब एक सदिश बचे और उसी को कहते हैं परिणामी सदिश। क्या कहते हैं? तो इसके अंदर जब आप, अगर आप सरल आवत गति वाला चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो इसमें आपको समझ में आता है कि जो जितनी भी हमारी तरंगें होती है ना, इन तरंगों के अंदर जो आयाम होता है या जो विस्थापन होता है, वास्तव में विस्थापन क्या चीज़ है इनके अंदर? जैसे ये कोई कण है, इस कण को मैंने ऊर्जा दी, मान लो कोई तरंग आई और इस तरंग के द्वारा इसको ऊर्जा मिली, तो ये कण क्या करेगा? हमें जब पानी के अंदर पत्थर गिराते हैं तो पानी में इस प्रकार की लहरें बनती है, इस टाइप की, है ना। तो वो पानी में लहरें किस प्रकार बनती है कि जैसे पत्थर गिराया तो पत्थर की गतिज ऊर्जा पानी को मिली और वो ऊर्जा उसके आसपास के कणों को मिलती। ये कण वो ऊर्जा पाके सरल आवत गति करते हैं। मतलब ये एक बार ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। तो जब ये ऊपर जाते हैं तो हमें लगता है पानी ऊपर उठ रहा है, जब ये नीचे जाते हैं तो हमें लगता है पानी नीचे जा रहा है। क्या ये वाली चीज़ तो समझ आती है ना? मतलब ये ऊपर जा रहा है यहाँ तक, इसको कहते हैं विस्थापन। कहाँ तक जा रहा है? और जो जितना ही अधिकतम जा सकता है उसको आयाम कहते हैं। ये चीज़ तो मैंने आपको पहले बताई दी थी। अब तरंग के अंदर ये क्या चीज़ होती है? ये वाली देखो, ये तो आयाम है, देखो ये तो मैक्सिमम है, तो ये y बराबर तो हो गया आयाम a। अब ये विस्थापन है, कोई भी विस्थापन, यानी मतलब कितना भी विस्थापन कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम विस्थापन कौन है? आयाम है। क्या ये बात चीज़ समझ में आई ना? ये विस्थापन है, तो सदिश राशि, तो 2 तरंगों को जोड़ेंगे तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस y4 वेक्टर प्लस डॉट डॉट प्लस yn वेक्टर। क्या चीज़ समझ आई? मतलब किसी बिंदु पर पहुंचने वाली या किसी बिंदु पर पहुंचने वाली सभी तरंगों के द्वारा उत्पन्न परिणामी विस्थापन प्रत्येक तरंग द्वारा अलग अलग उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसी घटना को या इसी को हम ये क्या कहते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि इसका मेरा एक अध्यारोपण के सिद्धांत का एक वीडियो है जो ये मेरे चैनल पे पड़ा है, स्टडी विथ राजेश चौधरी, ये मेरे चैनल का नाम है। उसके ऊपर अध्यारोपण के सिद्धांत का एक वीडियो पड़ा है, अगर आप चाहो तो अलग से पढ़ा है, बिल्कुल सेपरेट, उसमें पूरा समझाया मैंने, 10-12 मिनट का वीडियो है ना। अब देखो तो आगे आ जाओ, ये अध्यारोपण का सिद्धांत हो गया। अब आ जाओ व्यतिकरण के अंदर। अब सारे जो बेसिक था वो पूरा क्लियर हो गया है। तो व्यतिकरण की डेफिनेशन क्या, हालांकि उस PDF से आप ये ढंग से पढ़ लेना, व्यतिकरण में आपको पूरा समझा देता हूँ क्या चीज़ है। व्यतिकरण क्या है कि जब समान आवर्ती और समान तरंग दैर्ध्य की, समान आवर्ती और समान तरंग दैर्ध्य की 2 तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई, मतलब एक तरंग ये, बहुत आसान है रे, बहुत ही आसान है, इसको आप टफ नहीं समझे। ये थोड़ा अजीब इसलिए लग सकता है क्योंकि आप इसको पहली बार देख रहे हो। पूरी किताब का ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको थोड़ा सा बोर भी कर सकता है और थोड़ा अजीब लग सकता है। मुश्किल तो है नहीं है, बिल्कुल मुश्किल तो पूरी किताब में कुछ भी नहीं है।
बहुत ईजी है एकदम ये। तो ये आपको थोड़ा बोर क्यों कर सकते, क्योंकि बिल्कुल ये एकदम बिल्कुल एकदम ये नई चीज़ है ये। इसके बारे में ऐसा आपने पहले कभी कुछ नहीं देखा है। अगर 11वीं में तरंग वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन आप टिके रहो और जब ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं मैं कहता हूँ सबसे काम का चैप्टर है, सबसे काम का, कई फंडे इससे क्लियर हो जाते। तो देखो एक तरंग ये गई, एक तरंग ये, इसकी आवर्ती n तरंग दे दे लैम्बडा, इसकी आवर्ती n तरंग दे दे क्या लैम्बडा। मतलब दो समान आवर्ती और समान तरंग दे दे की तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती, माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती तो क्या होता है, तो इन दोनों तरंगों से एक नई तरंग बनती है ना। तो यानी जब समान आवर्ती और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। याद करो वो मैंने स्पेक्ट्रम बनाया था, बहुत इजी है कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखो ये देखो इस प्रकार की काली पट्टियाँ बन गई, मतलब दो तरंगे जुड़ी, दो तरंगे जुड़ने की वजह से हर जगह प्रकाश नहीं हुआ, ज़्यादा प्रकाश नहीं, यहाँ तो प्रकाश बहुत ही ज़्यादा और यहाँ प्रकाश एकदम जीरो, एकदम जीरो या मिनिमम, मतलब बहुत ही कम, आपके लगभग अंधेरा है। लेकिन आयाम अगर दोनों तरंगों का बराबर है, वैसा क्यों हो रहा है आगे बताएंगे, पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे इसकी। तो यहाँ पर काली फ्रिंज बनी, मतलब यहाँ पर परिणामी जो तरंग है उसका आयाम जीरो है, तीव्रता जीरो है, मतलब यहाँ कोई भी प्रकाश नहीं होगा और यहाँ पर प्रकाश बहुत ही ज़्यादा होगा। क्या ये वाली चीज़ समझ में आई ना। अब देखो ये बिल्कुल एकदम ये चमत्कारिक चीज़ है कि ऐसा वास्तव में हो जाए कि दो बल्ब हमने कमरे में लगाए और कला समझ स्रोत है और कुछ बिंदुओं पर तो प्रकाश है ही नहीं, एक पट्टी बनी चौड़ी, पूरा अंधेरा है एकदम और बिल्कुल उसके जस्ट पास में बहुत ज़्यादा रोशनी। इसको अगर आप इमेजिन करोगे ना कि वाकई में आपको बहुत शानदार लगेगा ही, है ना। तो इस प्रकार का स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, कि जब समान आवर्ती और समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे एक ही दिशा में संचरित होती हुई माध्यम के किसी बिंदु पर अध्यारोपित होती है तो परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर तो अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। अगर चमकीली फ्रिंज बनी तब तो उसे हम कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण। और अगर काली फ्रिंज बने तो उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोचो अपने दिन, विषमपोषी नहीं, विनाशी। यहाँ विषमपोषी मत लिख देना, ये गलत होगा, विनाशी व्यतिकरण। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। क्या जी समझ में आई ना। एक तो संपोषी व्यतिकरण और एक विनाशी व्यतिकरण। अगर काली फ्रिंज बनी तो विनाशी व्यतिकरण, अगर चमकीली फ्रिंज बनी तो संपोषी व्यतिकरण। तो आपके व्यतिकरण के दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं भाई, दो टाइप होते हैं। अब एक काम करना, इसमें आप वीडियो पूरा देखने के बाद में गूगल पे जाना या बीच में वीडियो को छोड़ के एक बार आप एक क्रोम पे जाओ और उस पर गूगल पे सर्च करो इंटरफेरेंस स्पेक्ट्रम, है ना, हिंदी में सर्च करो तो व्यतिकरण स्पेक्ट्रम। उसमें कई प्रकार के स्पेक्ट्रम देखेंगे। उन स्पेक्ट्रमों को एक बार देख लो, आपको कहानी समझ में आ जाएगी कि वास्तव में है क्या चीज़। बाकी तो बेसिक है और ज़्यादा समय खराब मत करना, बहुत ज़्यादा इसके अंदर, है ना, बहुत ईजी आसानी से ये काम आप कर सकते हो इसके अंदर, है ना। या यूट्यूब पे छोटा जो 2-3 मिनट का कोई वीडियो ना जिसमें वो करके दिखाए, पानी के अंदर करवाते, 2 गुब्बारे डुबो रहा है इस प्रकार, या इस टाइप का कोई वीडियो दिख जाएगा आपको, तो उसके अंदर आप देख लेना थोड़ा बहुत, है ना, कि स्पेक्ट्रम कैसा होता है, वास्तव में व्यतिकरण क्या चीज़ होती है। अब देखो इसके अंदर, अब जो व्यतिकरण हमारा है वो कितने प्रकार का है भाई, 2 प्रकार का। व्यतिकरण 2 प्रकार का है। एक तो आपका कौन सा व्यतिकरण, एक तो आपका है संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, और एक आपका कौन सा है, विनाशी व्यतिकरण। अब इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे, अंतर यही पढ़ लेंगे इनके बारे में। विनाशी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण कब होता है भाई, तो संपोषी व्यतिकरण तब होता है जब अध्यारोपण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य, जब अध्यारोपण करने वाली दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो पाई का समगुणज होता है। पाई का क्या होता है, पाई का समगुणज। पाई का समगुणज का मतलब या तो होगा 2 पाई, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा,
तब क्या होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। ये पूरा अभी चित्र बना के समझाऊंगा आप। तो समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब कलांतर क्या होता है फाई, या तो 0 या 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, मतलब पाई का सम गुणज होता है अध्यारोपण करने वाली तरंगों के मध्य कलांतर, तब व्यतिकरण कौन सा होता है, समपोषी व्यतिकरण। और विनाशी व्यतिकरण कौन सा होता है, जब अध्यारोपण करने वाली तरंगों के मध्य कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। मतलब क्या हो सकता है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, ये इस प्रकार आपके तब क्या होता है, तब होता है विनाशी व्यतिकरण। क्या ये वाली कहानी समझ में आई ना। और ये वाला क्या होता है, समपोषी व्यतिकरण। अब आज के इस वीडियो के अंदर हमारे इतना ही है। तो जो ये अगला टॉपिक है उसके अंदर हम ये इसके बारे में पूरा आपको और ज़्यादा इसके अंदर मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, और पीडीएफ में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो कॉपी में उतार लेना, अच्छे से पढ़ लेना, पूरा चैप्टर समझ में आएगा, डरने की आवश्यकता नहीं इससे आपको। धन्यवाद।